अली हुसैनी खामेनेई का एक मामूली धार्मिक परिवार से ईरान के पूर्ण शासक बनने का सफर इस्लामिक रिपब्लिक के ताने बाने में बुना हुआ है। 1939 में मशाहद के पवित्र शहर में जन्मे उनका शुरुआती जीवन शिया स्कॉलरशिप और रेनिंग मोनार्क शाह मोहम्मद रजा पहलवी के प्रति शांत विरोध में डूबा हुआ था। उनके पिता एक विनम्र मौलवी थे और खामेनेई ने इसी रास्ते का पालन किया। मशाहद और बाद में रिवेयर्ड शहर कौम के मदरसों में धार्मिक स्टडीज में गहराई से उतरते रहे। कौम में ही वह अयातुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी के एक समर्पित छात्र और कॉन्फिडेंट बन गए। वह करिश्माई शख्सियत जो अंततः 1979 की ईरानी क्रांति का नेतृत्व करेगी। खामेनेई की तेज इंटेलेक्ट और खुमैनी के विजन के प्रति अनवेवरिंग लॉयल्टी ने उन्हें बर्जनिंग रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में एक की प्लेयर के रूप में चिह्नित किया। शाह की सेकुलर वेस्टर्न बैक्ड सरकार के खिलाफ उनका एक्टिविज्म बड़ी पर्सनल कॉस्ट के बिना नहीं था। 1960 और 70 के दशक के दौरान खामेनेई एक अथक ऑर्गेनाइजर और एक जोशीले उपदेशक थे। उनके सरमन्स अक्सर उन्हें शाह की फियर्ड सीक्रेट पुलिस सवाक के निशाने पर ले आते थे। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल में डाला गया, हार्डशिप सहते हुए, जिसने केवल उनके रेवोल्यूशनरी कन्विक्शंस को मजबूत किया। उनकी भूमिका फ्रंटलाइन गेरिला फाइटर की नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल वॉरियर की थी, जो खुमैनी के कम्प्लेक्स पॉलिटिकल और रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स को मैसेस के लिए कंपेलिंग मैसेजेस में बदल रहे थे। संघर्ष और त्याग की इस अवधि ने उन्हें उन रेवोल्यूशनरीज के बीच इमेंस क्रेडिबिलिटी दिलाई जो जल्द ही सदियों पुरानी मोनार्की को खत्म कर देंगे और ईरान के डेस्टिनी को नया आकार देंगे। 1979 की क्रांति की शानदार सफलता के बाद खामेनेई को तुरंत नई इस्लामिक सरकार में पावर के पदों पर धकेल दिया गया। वह इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के एक फाउंडिंग मेंबर थे और उन्होंने विभिन्न क्रिटिकल रोल्स में सेवा की, जिसमें एक डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या IRGC में एक कमांडर के रूप में शामिल थे। एक महत्वपूर्ण जीवन बदलने वाली घटना जून 1981 में हुई जब उन्हें मिलिटेंट ग्रुप मुजाहिदीन ए खल्क द्वारा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट में निशाना बनाया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक टेप रिकॉर्डर में छिपाया गया बम फट गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका दाहिना हाथ परमानेंटली पैरालाइज्ड हो गया। इस हमले ने रेवोल्यूशन के एक लिविंग मार्टर, रिपब्लिक के दुश्मनों के खिलाफ रेजिलियंस के प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत किया। उनका राजनीतिक उदय तेजी से जारी रहा। बाद में 1981 में राष्ट्रपति मोहम्मद अली रज़ाई की हत्या के बाद खामेनेई को ईरान के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने ईरान इराक युद्ध के ब्रूटल ग्राइंडिंग वर्षों के दौरान 2 कार्यकाल दिए। हालांकि प्रेसिडेंसी एक महत्वपूर्ण पद था, अंतिम अथॉरिटी अभी भी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खुमैनी के पास थी। राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान खामेनेई ने एक वॉर टाइम इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इंटरनल पावर स्ट्रगल्स की इमेंस चैलेंजेस को संभाला, जबकि अपने मेंटर की शैडो में मजबूती से बने रहे। इस अनुभव ने उन्हें इनवैल्यूएबल एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस प्रदान किया, जिससे उन्हें 1979 में खुमैनी की मृत्यु के बाद आने वाली मॉन्यूमेंटल रोल के लिए तैयार किया गया। अयातुल्ला खुमैनी की मृत्यु पर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने अली खामेनेई को अगले सुप्रीम लीडर के रूप में नामित करने का सरप्राइजिंग चॉइस किया। 36 साल से अधिक समय तक उन्होंने ईरानी जीवन के हर पहलू पर अंतिम अथॉरिटी का प्रयोग किया, मिलिट्री और जुडिशरी से लेकर इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी तक। उनकी सबसे डिफाइनिंग और इंटरनेशनली कंटेंशियस नीतियों में से एक ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए उनका स्टॉन्च सपोर्ट था। उन्होंने लगातार तर्क दिया कि ईरान को पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का अधिकार था, यहाँ तक कि मास डिस्ट्रक्शन के हथियारों के उत्पादन और उपयोग के खिलाफ एक रिलीजियस एडिक्ट या फाटवा भी जारी किया। हालांकि इस ऑफिशियल स्टैंस ने वेस्टर्न पावर्स के संदेह को शांत करने के लिए बहुत कम किया, जिन्होंने माना कि यह प्रोग्राम न्यूक्लियर वेपन्स विकसित करने के लिए एक कवर था, जिससे दशकों के क्रिपलिंग इंटरनेशनल सैंक्शंस हुए। आर्थिक रूप से खामेनेई का शासन आइडियोलॉजिकल गोल्स और प्रैग्मेटिक शिफ्ट्स का एक मिक्स्ड बैग था। उन्होंने रेजिस्टेंस इकोनॉमी की नीति की देखरेख की, जिसका उद्देश्य
ईरान को सेल्फ सफिशिएंट और फॉरेन प्रेशर और सैंक्शंस के खिलाफ रिजिलिएंट बनाना था। इसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना और देश को ऑयल एक्सपोर्ट्स पर अपनी डिपेंडेंसी से दूर करने का प्रयास करना शामिल था। उन्होंने कुछ स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज के प्राइवेटाइजेशन का भी समर्थन किया। हालांकि क्रिटिक्स ने तर्क दिया कि इससे अक्सर की एसेट्स पावरफुल इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े एंटिटीज को हस्तांतरित हो जाते थे। आम ईरानियों के लिए उनके नेतृत्व को इकोनॉमिक हार्डशिप, हाई इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की अवधियों से चिह्नित किया गया था, जो इंटरनेशनल आइसोलेशन और कथित मिसमैनेजमेंट से एग्जैसरबेटेड थे। उन्होंने ईरान को एक एनर्जी सुपर पावर के रूप में देखा, लेकिन यह लक्ष्य इल्यूसिव रहा। फॉरेन अफेयर्स में खामेनेई ईरान के असर्टिव और अक्सर कॉन्फ्रंटेशनल पोस्चर के चीफ आर्किटेक्ट थे, खासकर मिडिल ईस्ट में। उन्होंने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का समर्थन किया, जो यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल के प्रभाव के खिलाफ अलाइंड स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का एक नेटवर्क था। इस नीति ने ईरान को रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में गहराई से शामिल देखा, जिसमें बशर अल असद की सीरिया में सरकार, लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती विद्रोहियों और इराक में विभिन्न मिलिशिया ग्रुप्स जैसे सहयोगियों को व्यापक समर्थन प्रदान किया गया। वह इजराइल के एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग क्रिटिक थे, अक्सर इसके डिसोल्यूशन के लिए आह्वान करते थे। इस स्ट्रैटेजी ने ईरान के रीजनल इन्फ्लुएंस का विस्तार किया, लेकिन इसे अपने पड़ोसियों और ग्लोबल पावर्स के एक शक्तिशाली गठबंधन के सीधे विरोध में भी डाल दिया। घरेलू स्तर पर खामेनेई के शासन को पावर के कंसोलिडेशन और डिसेंट के सप्रेशन से चिह्नित किया गया था। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक प्रेटोरियन गार्ड से एक विशाल मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फोर्स में विकसित हुआ, जो सुप्रीम लीडर के प्रति गहरा लॉयल था। उनके अथॉरिटी या इस्लामिक रिपब्लिक के सिद्धांतों के लिए किसी भी चुनौती का दृढ़ता से जवाब दिया गया। उनके लंबे कार्यकाल में विरोध की कई प्रमुख लहरें देखी गईं, जिनमें 1999 के छात्र विरोध, विशाल 2009 का ग्रीन मूवमेंट और 2022 से 2023 तक की वाइड स्प्रेड विमेन लेड वुमेन लाइफ फ्रीडम अपराइजिंग शामिल है। प्रत्येक मामले में राज्य ने बल, मास अरेस्ट्स, इंटरनेट ब्लैकआउट्स और स्टेट सैंक्शन्ड वायलेंस के साथ जवाब दिया, जिससे फंडामेंटल पॉलिटिकल चेंज के लिए शासन की इंटॉलरेंस का प्रदर्शन हुआ। अली खामेनेई के जीवन के अंतिम वर्ष घर और विदेश दोनों जगह बढ़ते तनाव से परिभाषित थे। ईरान के भीतर सिमरिंग डिस्कंटेंट, जो उनके शासनकाल में समय समय पर भड़कता रहा था, 2025 में सस्टेन्ड और डिफाइंड प्रोटेस्ट में बदल गया, जो आर्थिक विफलताओं और सामाजिक प्रतिबंधों के खिलाफ प्रदर्शनों के रूप में शुरू हुआ था। वह पूरी व्यवस्था के लिए एक सीधी चुनौती में बदल गया, जिसमें प्रदर्शनकारी खुले तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक और खामेनेई के शासन के अंत की मांग कर रहे थे। IRGC के नेतृत्व में सुरक्षा बलों ने एक ब्रूटल क्रैकडाउन के साथ जवाब दिया, लेकिन डिफायंस की भावना को बुझाना मुश्किल साबित हुआ। इस आंतरिक कमजोरी को ईरान के विरोधियों ने बारीकी से देखा, जिन्होंने एक ऐसा शासन देखा जो अपनी ही जनता के अभूतपूर्व दबाव में था। बाह्य रूप से ईरान और उसके प्राथमिक दुश्मनों इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रहा शैडो वॉर खुले संघर्ष में बदल गया। सीरिया, इराक और फारस की खाड़ी के पानी में वर्षों से लड़े गए प्रॉक्सी बैटल्स ने सीधे सैन्य एक्सचेंजों का रास्ता दिया। 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत में तनाव चरम पर पहुंच गया, जो एक हैरोविंग 12 दिवसीय युद्ध में परिणत हुआ, जिसमें सीधे मिसाइल हमले और हवाई युद्ध हुए। तीव्र लड़ाई की इस अवधि ने एक कैटास्ट्रोफिक एस्केलेशन के लिए मंच तैयार किया, दशकों के कोल्ड कॉन्फ्लिक्ट को एक हॉट वॉर में बदल दिया, जिसने पूरे क्षेत्र को घेरने की धमकी दी। प्रत्येक पक्ष ने दूसरे की रेड लाइंस का परीक्षण किया, जिससे एक वोलेटाइल और अप्रत्याशित सुरक्षा संकट पैदा हुआ। अंतिम घातक झटका 28 फरवरी 2026 को आया। एक मेटिकुलसली प्लान्ड और डेविस्टेटिंगली इफेक्टिव ऑपरेशन में एक संयुक्त अमेरिकी इजरायली सैन्य हमले ने तेहरान के दिल में की लीडरशिप और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को निशाना बनाया। प्राथमिक लक्ष्य स्वयं अली खामेनेई थे। हमला सफल रहा, जिससे 80 वर्षीय सुप्रीम लीडर और उनके इनर सर्कल के कई अन्य हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स मारे गए।
उनकी मृत्यु लगभग 37 साल तक अंतिम अथॉरिटी के रूप में रहने के बाद ईरान और दुनिया भर में एक साइज्मिक शॉक वेव भेज दी। वह व्यक्ति जो एक पीढ़ी से इस्लामिक रिपब्लिक का अनशेकेबल पिलर था, चला गया। उसके सबसे बड़े दुश्मनों द्वारा युद्ध के एक ड्रामेटिक एक्ट में हत्या कर दी गई। हत्या ने संघर्ष को समाप्त नहीं किया, इसने एक फायर स्टॉर्म को प्रज्वलित किया। तत्काल बाद में एक स्टन्ड और एनरेज्ड ईरान ने वेंजेंस की कसम खाई। IRGC ने इजराइल में टारगेट्स, पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य एसेट्स और यहाँ तक कि गल्फ में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ रिटेलिएटरी मिसाइल स्ट्राइक्स की एक बराज शुरू की। ये क्षेत्र एक फुल स्केल वॉर में डूब गया, एक ऐसा परिदृश्य जिसकी विश्लेषकों को दशकों से आशंका थी। खामेनेई की मृत्यु एक युग का अंत था, लेकिन यह 21वीं सदी में मिडिल ईस्ट में सबसे खतरनाक और वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट के लिए कैटलिस्ट के रूप में भी काम किया, जिससे ईरान अपने अस्तित्व के लिए एक लड़ाई में डूब गया। अली खामेनेई की हत्या के बाद के कैओटिक दिनों में ईरानी राज्यतंत्र ने एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के बीच स्थिरता की एक छवि पेश करने के लिए स्क्रैम्बल किया। युद्ध रेजिंग और राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की मृत्यु के साथ उत्तराधिकार की संवैधानिक प्रक्रिया को हेस्टली शुरू किया गया। 8 मार्च 2026 को घातक हमले के ठीक एक हफ्ते बाद 80 सदस्यीय असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने बुलाई और अपनी पसंद की घोषणा की। मोज्तबा खामेनेई, मारे गए नेता के 56 वर्षीय दूसरे बेटे। यह कदम शॉकिंग और करीबी पर्यवेक्षकों के लिए प्रिडिक्टेबल दोनों था। वर्षों से मोज्तबा को शैडोज में तैयार किया गया था, अपने पिता के कार्यालय के भीतर से इमेंस इन्फ्लुएंस का प्रयोग करते हुए, भले ही उन्होंने कभी कोई फॉर्मल पब्लिक पोजीशन नहीं संभाला था। मोज्तबा का नामांकन तुरंत विवादास्पद था। उनमें अपने पिता की रिलीजियस क्रेडेंशियल्स की कमी थी और शून्य पॉपुलर मैंडेट था, जिससे उनकी नियुक्ति मेरिट बेस्ड सिलेक्शन की तुलना में एक मोनार्किकल इनहेरिटेंस जैसा अधिक प्रतीत हुई। क्रिटिक्स ने तुरंत आरोप लगाया कि IRGC, जिसके साथ मोज्तबा ने गहरे और लंबे समय से चले आ रहे टाइज विकसित किए हैं, ने प्रभावी ढंग से एक कू को इंजीनियर किया था, जिससे असेंबली को एक प्लाइबल लीडर स्थापित करने के लिए मजबूर किया गया था, जो उनके वास्ट इंटरेस्ट्स की रक्षा करेगा। ईरानी एस्टेब्लिशमेंट के भीतर की फिगर्स ने तुरंत अपनी अलीजेंस की प्रतिज्ञा की, लेकिन इस कदम को कई ईरानियों और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स द्वारा रिजीम के हार्डलाइन सिक्योरिटी कोर द्वारा सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए एक डेस्परेट गैम्बिट के रूप में देखा गया। संकट में और इजाफा नए सुप्रीम लीडर की रहस्यमय अनुपस्थिति है। अपनी नियुक्ति के बाद से मोज्तबा खामेनेई को सार्वजनिक रूप से देखा या सुना नहीं गया है। ऑफिशियल इरानियन सोर्सेज का दावा है कि वह उन्हीं 28 फरवरी के एयर स्ट्राइक्स में घायल हो गए थे, जिनमें उनके पिता की मृत्यु हुई थी, लेकिन उन्होंने उनकी स्थिति का कोई विवरण या सबूत नहीं दिया है। इसने रैम्पेंट स्पेक्यूलेशन को बढ़ावा दिया है। कुछ का मानना है कि वह गंभीर रूप से घायल और इनकैपेसिटेटेड हैं, जबकि अन्य का सुझाव है कि वह गहरी हाइडिंग में हैं, अपने पिता के समान भाग्य से डरते हैं। एक बड़े युद्ध के चरम पर यह लीडरशिप वैक्यूम ने ईरान को कार्यात्मक रूप से रडरलेस छोड़ दिया है, जिसमें राष्ट्रपति मसूद पेजेश्किन और IRGC कमांडर डे टू डे क्राइसिस का प्रबंधन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज 12 मार्च 2026 तक ईरान को 1979 की क्रांति के बाद से अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। युद्ध जारी है, तेहरान पर हमला हो रहा है और राष्ट्र का इंफ्रास्ट्रक्चर जल रहा है। नए सुप्रीम लीडर एक गोस्ट हैं, उनकी अथॉरिटी अनटेस्टेड और उनकी फिजिकल कंडीशन अननोन है। इंटरनेशनल रिस्पांस हॉस्टिल रहा है, जिसमें अमेरिकी राजनेताओं ने खुले तौर पर पूरे नए नेतृत्व की हत्या का आह्वान किया है, जबकि रूस और चीन ने समर्थन की पेशकश की है। ईरान काफी हद तक आइसोलेटेड है और अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। अली खामेनेई की विरासत एब्सोल्यूट पावर की थी, लेकिन उनकी हिंसक मृत्यु ने एक टूटा हुआ सिंहासन और एक ऐसा राष्ट्र छोड़ दिया है जो युद्ध और कोलैप्स के अबिस में घूर रहा